ओके, लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था अप टू मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, सो वी हैड डिस्कस्ड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं नाउ। So let's take a couple of examples. Question: what is the molar conductivity of a solution? What is the molar conductivity of a solution if 0.01 normal 0.01 normal मोलर ही कर देते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट has a conductivity ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, what is the molar conductivity of a solution if m by 5 molar electrolyte has a K of 5 into 10 to the power minus 3 centimeter inverse। ठीक है, निकालो। लिख लिया क्या? क्या आंसर आया बताओ। क्या ये तुमने क्या निकाला है? डेंसिटी निकाला है या क्या निकाला है? सो अज्यूमिंग कि आपने यहाँ पे आंसर जो है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकाला होगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे इसमें आंसर निकाला होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो इट इज लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई सी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1000 बाय सी इज 0.01। तो ये आपका आ जाएगा 2000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक करो। ठीक है, सेकंड वाला ऑल्सो इज वेरी सिंपल। सेकंड वाले में भी आपको सेम चीज करना है। यहाँ पे आपको मीटर में दिया हुआ है। सो अज्यूमिंग कि आपने आंसर जो है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकाला होगा। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में, सो लैम्डा m इज इक्वल टू के
बाय सी डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो डजंट मैटर, आप सिंपली कन्वर्जन यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका रहेगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 5, क्योंकि ये सी 1/5 जो है ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000। सो ये आपका रहेगा 25 इंटू 10⁻⁶। आप लोगों ने क्या आंसर लिखा है, सही है। और 2.5 इंटू 10⁻⁵ साइमन मीटर स्क्वायर होल इनवर्स। चेक करो। इज इट डन? ओके, सो अब यहां पे देखो उसी फॉर्मूले को लैम्डा m इज इक्वल टू k बाई सी, ठीक है। इसी फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। लैम्डा m हो सकता है, इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे देखो, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे यही जो k बाय c है, इसी चीज को आप कई बार देखोगे k इंटू वी। अब यहाँ पे देखो इस चीज का मतलब क्या होता है, c इज मोलैरिटी, ठीक है। c इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम, यस और नो। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा। तो जब आप इसी 1/c को v में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जब आप इसी 1/c को v में कन्वर्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इन वॉल्यूम बाय मोल, ठीक है। या फिर k इंटू वी जो है, इस v का मतलब क्या है कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर आप यहीं पे 1/c कर देते हो तो इसका मतलब जो v आता है, दैट मींस हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 2 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इफ यू हैव 2 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 2 मोल प्रेजेंट होगा 1 लीटर में, ऐसा नो, ठीक है। तो 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा बताओ, 0.5 लीटर या 500 ml में, 500 ml में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है वो एग्जैक्टली वही आता है, ठीक है, कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, सभी को समझ में आया? ठीक है। हो सकता है आप कई बार फॉर्मूला ये वाला देखो, ठीक है, हो सकता है कई बार फॉर्मूला आप ये वाला देखो। यहाँ पे इस V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिख लो। या फिर हो सकता है कई बार आप इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी पढ़ो कि वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। किस लैंग्वेज में दिया गया होगा, मतलब वी नॉर्मल वी होगा, ठीक है, इंग्लिश वाला ही वी होगा। लिख लिया क्या यहां तक आप सभी ने? आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहां तक लिख लिया सभी ने? ओके, सो अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब देखो क्या होगा, आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करो। अच्छा, डाइल्यूशन का वैसे आपको पहले बात तो मतलब पता ही है कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास इनिशियली था 1 मोलर, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि आप इसमें वाटर ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप वाटर ऐड करते जा रहे हो तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ आयंस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस का मतलब क्या हुआ, जब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, ठीक है, आप याद करो जहां पे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन does alpha increase or decrease? Alpha is your degree of dissociation,
on dilution does alpha increase or decrease? करेक्ट, ऑन डाइल्यूशन अल्फा जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन अल्फा जो है वो इंक्रीज करता है तो आपका नंबर ऑफ आयंस क्या करेगा, नंबर ऑफ आयंस जो है ये भी आपका इंक्रीज करेगा, ऐसा नो, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आयंस का डेंसिटी जो है, ठीक है, आयंस का डेंसिटी जो है वो चेंज होगा, ऐसा नो, ठीक है, आयंस का डेंसिटी जो है वो चेंज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है और जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी देखो क्यों डिक्रीज होगा, वेरी सिंपली, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास लेट्स से इतना बड़ा वायर था, ठीक है, एंड इसमें कुछ भी एक x नंबर ऑफ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, दिस हैड x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसका कुछ भी एक कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। नाउ इफ यू सिंपली स्ट्रेच दिस वायर, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, ऐसा नो, इफ यू सिंपली स्ट्रेच दिस वायर तो यही x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ज्यादा वॉल्यूमेबली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज नहीं करेगा। वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस पार्ट राइट नाउ, ठीक है, वी आर ओनली कंसीडरिंग द डाइल्यूशन पार्ट। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम इलेक्ट्रॉन्स एक ज्यादा एरिया में स्प्रेड आउट हो गए, ठीक है। सो इफ वी कंसीडर द ओरिजिनल एरिया, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये ओरिजिनली था, ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच करके इतना किया, चलो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहा हूं, ये ओरिजिनली था, ठीक है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अब है अब तो यहाँ पे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं वापस से इतना सा ही सेक्शन लू, ठीक है, वापस अगर मैं इतना सा ही सेक्शन लू तो इसमें वो पार्टिकल्स जो कि चार्ज कैरी करते हैं वो कम हुए कि नहीं हुए, ठीक है, तो उस सेक्शन में तो चार्ज करने वाले पार्टिकल्स जो है वो कम हुए, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शुड द कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट, एंड क्योंकि उस सेक्शन में, ठीक है, उस सेक्शन में चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज हुए तो ओवरऑल कंडक्टिविटी जो है वो भी आपका डिक्रीज करेगा, ये सुनो, ठीक है। नाउ द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज अब इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा फ्री पाथ है, ठीक है, ज्यादा फ्री पाथ देखो कैसे है कि इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो अगर वो इस वेसल में था तो इट हैड सो मच सरफेस एरिया टू मूव, ठीक है, बट ऑब्वियसली इफ यू आर डाइल्यूटिंग इट इज अंडरस्टूड कि आप उसको एक बिगर वेसल में रख रहे हो, ठीक है, व्हाई इज दिस इन अ बिगर वेसल, आई जस्ट एक्सप्लेन यू, बट अभी के लिए आप ये मानो कि अगर आप इसको डाइल्यूट कर दो तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज प्रेजेंट इन अ बिगर वेसल, ठीक है, एंड बिगर वेसल से होता क्या है कि अब इसके पास जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, अगर एरिया इंक्रीज होता है तो फिर रेजिस्टेंस क्या करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। सो विच इज वाई इन समरी, एक और बार आप ध्यान दो, विच इज वाई इन समरी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन सबसे पहली बात तो आपका अल्फा जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन अल्फा जो है वो इंक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अल्फा नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अल्फा नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज करता है। हाउएवर ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, व्हाई डज कंडक्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज इसलिए होता है, अल्फा इंक्रीज, ये तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, देखो हमने हमने एक फॉर्मूला किया होगा, अरे आपको याद होगा, देखो जब आप के ए निकालते हो, के ए क्या था, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा था, ठीक है, तो वैसे केस में आपका अल्फा क्या था, अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी, तो अगर सी डिक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा, ध्यान में आया, ओके, सो कंटिन्यूइंग, and so alpha increases, number of ions increases, but conductivity decreases, ठीक है, why does conductivity decrease, why, because the same volume has less number of ions now, ठीक है, the same volume has less number of ions, however molar conductivity, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखने का पॉइंट क्या था कि मोलर कंडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो दैट इज इक्वल टू के इंटू वी, ठीक है। अब के यहाँ पे क्या कर रहा है, के यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, बट वी यहाँ पे क्या कर रहा है बताओ, करेक्ट, वी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर सी डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो तो सी जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, वी जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ लैम्डा एम द के पार्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड द वी पार्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन डिटरमाइंड कि v का इफेक्ट जो है दैट इज मोर डोमिनेंट, ठीक है, v का इफेक्ट जो है दैट इज मोर डोमिनेंट, सो हेंस लैम्डा एम भी क्या करेगा बताओ, करेक्ट, हेंस लैम्डा एम आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यहां तक आप सभी कंप्लीट कर लो। हेंस लैम्डा एम आल्सो इंक्रीजेस। यस, तभी तो वी डोमिनेंट होगा ना। v का इंक्रीज जो है वो k के डिक्रीज से ज्यादा है। cos of alpha it is not, cos of alpha it is not significant। वो फैक्टर है बट वो डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। लिख लिया क्या यहां तक, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे सेम चीज, आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हो। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू, आप चाहे इसको के बाई सी से देखो या आप के बाई वी में देखो, ठीक है। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे सी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो लैम्डा एम का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। आप सी का मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हो बताओ, सी का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, करेक्ट, सी का मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, यस और नो, एंड सी का, यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, के इनटू बी, ठीक है। तो सी का मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, और v का मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट शुड टेंड टू, obviously that should tend to infinity, and that particular point where c is tending to 0 or v is tending to infinity is also called as, ये चीज आपने पढ़ा है, is also called as, अगर concentration almost 0 है तो तो ये कितना diluted है बताओ, ये वर्ड आपको आता है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी स्ट्राइक नहीं करा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इसी पूरे टर्म को, ठीक है, व्हेन c इज टेंडिंग टू 0 तो आपका लैम्डा m जो है इट इज कॉल्ड एज लैम्डा m नॉट, ऑब्वियसली, ठीक है। इसी टर्म को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिख लो। When c is tending to 0, lambda m is written as lambda m naught, and that is called as limiting molar conductivity.
लिख लिया क्या आप सभी ने? ठीक है, सो व्हाट डज सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन इज द कंडक्टिविटी of an electrolyte at infinite dilution. ठीक है, ब्रैकेट में आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो when the electrolyte is completely ionized ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कई बार क्वेश्चन में घुमा के बोल दे अल्फा इज इक्वल टू 1. ठीक है, कंप्लीट कर लो. ऑब्वियसली अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है तो कुछ एक लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है. ठीक है, एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन, द कंडक्टिविटी ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 मोल. सॉरी नहीं, ठीक तो था. ठीक है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वुड बी द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, एक ही बात है. लिख लिया क्या? ठीक है, इसका सबसे बड़ा यूज कहां पर है? ठीक है, इसका सबसे बड़ा यूज है कोलरॉश. इसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूं. ठीक है, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन. कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. ठीक है, कोलरॉश का हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, आई एम नॉट श्योर. यहाँ पे शायद एक एल आता है कहीं पे. अच्छा, खाली एक एल छूट गया था. ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. ठीक है, what does this law state? This law states that at infinite dilution the conductivity ठीक है, at infinite dilution the conductivity of an electrolyte is the sum of individual conductivities. ठीक है, और लिख लो पहले यहां तक. लिख लिया क्या ये वाला डेफिनेशन? और the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting molar conductivities of cation and anion. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा यूजफुल है
इसी को आप ज्यादातर टाइम यूज करोगे। लिख लो। लिख लिया क्या? ठीक है, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आपको लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl निकालना है, ठीक है, अगर आपको लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl निकालना है, सपोज करो कि आपको डेटा दिया गया है कि लैम्डा नॉट एम ऑफ Na इज इक्वल टू 50, लैम्डा lambda not lambda not H plus is equal to let's say 350, lambda not SO4 is equal to let's say 150, lambda not Cl is equal to let's say 70 for example। ठीक है, तो अब आप lambda not of NaCl कैसे निकालोगे? lambda not of NaCl would be very simply lambda not of Na, ठीक है, प्लस lambda not of Cl। तो यहाँ पे इन दिस केस क्या आंसर आ जाएगा बताओ? करेक्ट, इन दिस केस द आंसर वुड बी 120। ठीक है, या फिर सपोज करो अगर आपको निकालना हो लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4, ठीक है, इसका क्या आएगा ये वाला आप बताओ। ठीक है, यहां पर जो है यहाँ पे सोडियम 2 बार आएगा, सो 2 इंटू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट SO4। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, सो दिस इज 150, दिस इज 2 इंटू 50, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 150, दैट इज 250 यूनिट्स, जो भी इसका यूनिट आएगा। ये तो लैम्डा है, लैम्डा का तो यूनिट ये आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, या फिर मे बी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, जो भी इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, however this is not the general question that is given to you। ठीक है, जनरली आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से नहीं दिया जाएगा। जनरली आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे दिया जाएगा कि lambda not m of KCl is let's say 250। ठीक है, lambda not m of let's say lambda not m of, one second, KCl is इतना, of HCl is KCl, एक सेकेंड रुको, of HCl, हाँ ठीक है, of HCl is let's say 150, lambda not m of H, one second, of KNO3 is equal to 20। ठीक है, find lambda not m of HNO3। ठीक है, ट्राई करो। This is 1, this is 2, this is 3। कैसे निकालेंगे बताओ? जो आपका फाइनल है, जो आपका फाइनल है वो 1 2 3 के रिलेशन में कैसे आएगा बताओ? करेक्ट, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आयंस को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आयंस को जो है ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे HNO3 है, यानी कि आपको H प्लस प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप H प्लस एंड NO3 माइनस के फॉर्म में लाना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम का तो कोई काम नहीं है। ठीक है,
NO3 वाला पार्ट कहां से आएगा? NO3 वाला पार्ट जो है वो यहां से आएगा, ठीक है। सो 3 विल डेफिनेटली गेट एडेड, ठीक है। आपको NO3 माइनस चाहिए, NO3 माइनस इन तीनों में से किस में? सिर्फ इसी वाले टर्म में है, ठीक है। सो 3 डेफिनेटली गेट्स एडेड, ठीक है। देन आपको H प्लस चाहिए, H प्लस भी आपको सिर्फ एक ही टर्म से आएगा। कौन से टर्म से आएगा बताओ? करेक्ट, H प्लस जो है वो सेकेंड टर्म से आएगा, यानी कि 2 भी आपको डेफिनेटली ऐड करना ही करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव NO3 माइनस, यू हैव H प्लस, बट इन एडिशन यू आल्सो हैव K प्लस, ठीक है, एंड Cl माइनस। तो आपको ये टर्म जो है, ये टर्म आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो यहाँ पर तो चलो वैल्यूज रैंडम हो गया, मैं यहाँ पे इसको 120 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो चलो मैंने वैल्यूज जो है वो रैंडमली दे दे, इसलिए नेगेटिव आ गया। अब इसको 120 कर लो, अब मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाना चाहिए। तो दिस इज 120 प्लस 150 माइनस 250, तो ये आपका आ गया ये आपका आ गया कितना? 100, ये आपका आ गया 20, ठीक है। मैंने यहाँ पर तो वैल्यूज रैंडमली दे रहा था, इसलिए नेगेटिव आ गया। अब उसे चेंज कर लो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज इन जनरल गिवन टू यू। समझ में आया क्या? ठीक है, लेट्स सी इफ वी हैव क्वेश्चंस। अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग, वन सेकंड। इसमें तो कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। छोड़ो। डैनियल सेल का डेफिनेशन क्या है मतलब? ठीक है। सो वन मोर थिंग, इनफैक्ट टू मोर थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि अल्फा जो है दैट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, ठीक है। तो आप अल्फा को मेजर कैसे करते हो? वेरी सिंपली, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर, ठीक है, अगर ये चीज जो है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, ठीक है, इफ योर इलेक्ट्रोलाइट इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, देन लैम्डा m मस्ट कन्वर्ट टू, lambda m must convert to, करेक्ट, lambda m नॉट, ठीक है। एंड इन दैट केस अल्फा का वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ? करेक्ट, इन दैट केस अल्फा का वैल्यू आना चाहिए था 1, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये lambda m जो है वो lambda m नॉट बन जाएगा, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन this converts to lambda m naught excuse me by lambda m naught, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा। इसलिए अब आप कई बार क्या देखोगे, ठीक है, अब कई बार क्या चीज देखोगे कि यू मे हैव एन इक्वेशन दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ka is equal to c alpha square by 1 minus alpha, yes or no? ये तो आपको पता ही है, हमने ये चीज आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर किया है, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपका कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? c इंटू lambda m by lambda m नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस lambda m by lambda m नॉट, ठीक है, लिख लो। ठीक है, मैंने पर्सनली आज तक कभी इस इक्वेशन को यूज होते हुए नहीं देखा है, मैंने इसको यूज होते हुए देखा है, ठीक है। इसको तो मैंने रेयरली कभी यूज होते हुए देखा है। जनरली अगर आपको ये यूज करना होता है तो आप पहले अल्फा का वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हो, फिर आप उसको यहाँ पर डालते हो। दिस इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड। लिख लो।
लिख लिया क्या? लिख लिया? Okay, continuing. Now again we have discussed कि ऑन डाइल्यूशन जो आपका लामडा एम का वैल्यू जो है वो जो लामडा एम का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। लामडा एम का वैल्यू कब तक इंक्रीज करता है? जब तक कि वो लामडा एम नॉट तक नहीं पहुंच जाता। ये चलो, ठीक है। नाउ सो नाउ हियर द पॉइंट इज कि आपका लामडा एम जो है वो तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि वो लामडा एम नॉट तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। एंड एट लामडा एम नॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि अब अगर आप कंपेयर करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, किस केस में, ठीक है, किस केस में अल्फा का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करता है? किस केस में अल्फा का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करता है? ज्यादा इंक्रीज करता है। क्वेश्चन आप समझो, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलरेडी हाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलरेडी क्लोज टू 1, ऐसा नो। तो ऐसे केस में हम अज्यूम करते हैं कि अल्फा का वैल्यू जो है, सपोज करो कि वो 0.9 है, ठीक है, एंड ये जो है ये 0.9 से सिर्फ 1 तक जा रहा है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अल्फा जो है वो तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नो। अल्फा कैन मे बी स्टार्ट फ्रॉम 0.2, ठीक है, एंड जब तक ये इनफाइनाइट डायल्यूशन तक जाएगा, ठीक है, जब तक ये इनफाइनाइट डायल्यूशन तक जाएगा तब तक इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, ऐसा नो। yes or no, ठीक है। सो इन दिस केस, और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, देयर इज ऑब्वियसली सम चेंज, देयर इज नॉट टू मच चेंज। वेयर एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। सो इन दिस केस द ग्राफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये जो है ये आपका लामडा, या ये जो है ये आपका लामडा एम हुआ, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हुआ अंडर रूट ऑफ सी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हुआ अंडर रूट ऑफ सी, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखो ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन सी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, बताओ। ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी शुड, करेक्ट, on dilution molarity should decrease, ठीक है, and molar conductivity should increase। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ तो इसको लेफ्ट टू राइट किया, बट ये एक्चुअल में हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देखो आपने कोई भी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आप इसको डाइल्यूट करते जाओगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा, ये सुनो, ठीक है। अगर आप इसको डाइल्यूट करते जाओगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा, एंड उसका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर सी का वैल्यू हाई है, तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, हाई या लो? If the value of C is high, then the value of alpha would be, अगेन आप डायरेक्टली यहां से समझ सकते हो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगर ये हाई होगा तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? करेक्ट, तो फिर अल्फा का वैल्यू जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ अल्फा इज लो देन नंबर ऑफ आयंस वुड बी हाई और लो। If alpha is low, the number of ions should be correct. The number of ions would also be low, and if less ions are present, then conductivity would be correct. Conductivity जो है वो भी आपका कम होगा, ठीक है। So in case of weak electrolyte, in case of strong electrolyte, ग्राफ जो है वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है,
इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर, ठीक है, एकदम ही बॉटम से, ठीक है, एंड देन इट राइजेस वेरी शार्पली, ठीक है, एंड देन इट राइजेस वेरी शार्पली, ठीक है, लाइक दिस, ड्रॉ कर लो, दिस इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ड्रॉ कर लो। स्ट्रॉन्ग पे क्या क्या, उल्टा उल्टा उल्टा, स्ट्रॉन्ग पे वो इंटरसेक्ट करेगा, वीक पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वीक पे इंटरसेप्ट होता है, सॉरी वीक पे एसिम्प्टोट होता है। अब इसका मेरे पास रीजन नहीं है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। लिख लिया क्या? ठीक है, सो दिस ग्राफ, मैं इसको एक और बार यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, the graph is between lambda and under root of c, extremely important, the graph is between lambda and under root of c, ठीक है, in case of strong electrolytes the graph is something like this, in case of weak electrolytes the graph is something like this, ठीक है, तो जो जहां पर भी ये चीज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, या जो ये चीज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो चीज क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, ये जो पॉइंट जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा दिस विल रिप्रेजेंट, correct, so this will represent your lambda naught m or your lambda naught m, ठीक है, this is for strong electrolyte, this is for weak electrolyte। कई बार आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इसमें से कौन सा है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो भी आपका लीनियर ग्राफ आएगा दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड लीनियर है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, the equation of this line is lambda m is equal to lambda naught m minus a c under root, ठीक है, this is for strong electrolyte, ठीक है, in case of weak electrolyte the equation you already know, in case of weak electrolyte the equation is Ka is equal to c lambda m by lambda naught m का square 1 minus lambda m by lambda naught m, ठीक है, in case of weak electrolyte this is the equation that is followed, लिख लो। बता रहा हूँ, लिख लो। लिख लिया, ठीक है, अब यहाँ पे जो A है, ठीक है, यहाँ पर जो A है this A is a constant, ठीक है, this A is a constant depends which depends on electrolyte type, ठीक है, which depends on electrolyte type। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इफ यू हैव सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू हैव सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, देन ए का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। सेम टाइप क्या होता है ये चीज देखो आप 2 मिनट में समझ जाओगे। सो इफ यू हैव NaCl, ठीक है, और KCl और KBr, ठीक है, वर्सेस इफ यू हैव Na2SO4, ठीक है, और मे बी or maybe let's say K2SO4 और H2SO4, ठीक है, एक्सेट्रा,
तो टाइप का मतलब क्या होता है, दिस इज अ 1:1 टाइप, दिस इज अ 1:1 टाइप, दिस इज अ 1:1 टाइप। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा टाइप है, बताओ। ये कौन सा टाइप है बताओ। करेक्ट, दिस इज वन। ठीक है, सो दिस इज 1:2 टाइप, दिस इज 1:2 टाइप एंड दिस इज 1:2 टाइप। ठीक है, सो बेसिकली आप इसको वैलेंसी से रिलेट करते हो। ठीक है, यू रिलेट इट विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। तो इन सभी का ए का वैल्यू जो है वो सेम होगा। ठीक है, इन सभी का ए का वैल्यू जो है वो सेम होगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर सपोज कर आप लेते हो MgSO4 एंड CaSO4, तो यहां पे कौन सा टाइप आएगा बताओ, यहां पे कौन सा टाइप आएगा। करेक्ट, यहां पे आएगा 2:2 टाइप। ठीक है, दिस विल हैव अनदर वैल्यू ऑफ ए, बट इन दोनों का ए जो है वो सेम होगा। ठीक है, लिख लो, आप इसको सिंपली वैलेंसी से रिलेट करो। यस 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 यस। कंप्लीट हुआ क्या। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट। डिस्कस कर ले क्या। ठीक है, ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर इज वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियली जब हम एसिड बेस में टाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं तो रिएक्शन कहां तक पहुंचा। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, वो चीज पता लगाने के लिए व्हाट डिड वी यूज। ठीक है, जो हम नॉर्मल टाइट्रेशन करवाते हैं वहां पे, करेक्ट, वहां पे रिएक्शन कहां तक पहुंचा उसके लिए वी यूज एन इंडिकेटर। ठीक है, एंड इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करता है। ठीक है, इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करता है एज पर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा नो। ठीक है, सो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में यू यूज हाउ मच द सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग। ठीक है, हाउ मच द सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग, और यू फाइंड आउट द कंडक्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड वहां से आपको पता चलता है आपका रिएक्शन जो है कहां तक पहुंचा है। ठीक है, नाउ for this there is only one point right now that you have to memorize is H plus। ठीक है, H plus जो है that is the best conductor। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ ये एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि H plus is the best conductor। ठीक है, आप सिर्फ एक सेंटेंस सीरीज ध्यान में रखो। नाउ सो सपोज वी टेक द फर्स्ट केस। ठीक है, सपोज वी टेक द फर्स्ट केस कि आपके पास एक वेसल में, ठीक है, या एक बीकर में आपके पास HCl जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एंड आप इसमें NaOH जो है वो आप ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, HCl इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, एंड यू आर एडिंग NaOH। नाउ HCl is a strong electrolyte or a weak electrolyte। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं कंडक्टेंस। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH added। सो HCl is a strong electrolyte, यानी कि उसका कंडक्टिविटी हाई से स्टार्ट होना चाहिए या लो से स्टार्ट होना चाहिए। करेक्ट, उसका कंडक्टिविटी जो है दैट शुड स्टार्ट विथ हाई। यहां तक तो सभी को क्लियर है। ठीक है, नाउ नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, सपोज करो, ठीक है, पे अटेंशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सपोज करो कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो है आपने सॉल्यूशन में ऐड किया था। ठीक है, यानी कि वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो चीज कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा टू गिव यू 10H प्लस प्लस 10Cl माइनस। ऐसा नो। ठीक है, एंड इसकी वजह से आपका कंडक्टिविटी कुछ भी एक हाई वैल्यू है।
ठीक है, इसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो कुछ भी एक हाई वैल्यू है। नाउ सपोजिटली यू हैव एडेड ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ठीक है, सपोजिटली यू हैव एडेड ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टू गिव यू वन ऑफ Na प्लस प्लस वन ऑफ OH माइनस, ऐसा नो? ऐसा नो? ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लियरली रिएक्शन पता है, यहाँ पे रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा बताओ? करेक्ट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होगा कि योर NaOH प्लस HCl विल गिव यू NaCl प्लस H2O, ठीक है, लेकिन लेकिन अब NaCl जो है ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, विच मीन्स दैट अगर NaCl फॉर्म भी होता है तो वो वापस से आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, ये सुनो, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको आयोनिक फॉर्म में लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको आयोनिक फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन क्या आएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस गिविंग यू, ये तो वापस आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, गिविंग यू Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। एक बार आप सभी चेक करो, ठीक है, तो ओवरऑल आपका रिएक्शन क्या हो रहा है कि H प्लस जो है वो OH माइनस के साथ कंबाइन करके आपको H2O देगा, ठीक है, या ओवरऑल यहाँ पे फाइनली सिचुएशन क्या होगा कि आपके पास 9H प्लस बचेगा, ठीक है, और इसमें आपने एसेंशियली एक Na प्लस ऐड किया होगा, ठीक है, प्लस जो है 10Cl माइनस, जो एक OH आपने ऐड किया वो तो H प्लस के साथ कंबाइन करके H2O बन के सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, H2O तो कंडक्ट नहीं करेगा। आप एक बार ये चीज चेक करो, देखो आपको समझ में आया नहीं आया। इसमें कुछ नहीं है, यहीं से स्टार्ट है। देखो NaOH जो है वो आयनिक फॉर्म में रहेगा, HCl जो है वो आयनिक फॉर्म में रहेगा, बता रहा हूं, ठीक है, NaOH जो है वो आयनिक फॉर्म में रहेगा, HCl जो है वो आयनिक फॉर्म में रहेगा, NaCl जो है वो भी आयनिक फॉर्म में ही रहेगा, तो इन एसेंस Na प्लस एंड Cl माइनस जो है वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो Na प्लस आपके पास 1 Na प्लस था वो एज इट इज है, ठीक है, आपके पास 10Cl माइनस था वो भी जो है वो एज इट इज है। ओवरऑल रिएक्शन कहां पे हुआ, एक OH, ओवरऑल रिएक्शन किस में हुआ, OH माइनस एंड H प्लस में, तो आपके पास OH माइनस एक था, H प्लस 10 था, लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑब्वियसली OH माइनस, ठीक है, सो OH माइनस गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड, इसलिए आपको यहाँ पर जो है और OH माइनस नहीं दिख रहा है, ठीक है, एंड H प्लस रिमेनिंग कितना हुआ, H प्लस जो है वो 10 से 9 बन गया। देखो समझ में आया क्या? ठीक है, सो ओरिजिनल एंड फाइनल में डिफरेंस क्या है बताओ, ओरिजिनल एंड फाइनल में डिफरेंस क्या है बताओ? भाई वापस ध्यान दो। करेक्ट, अगर आप ओरिजिनल एंड फाइनल में चेक करोगे तो Cl माइनस तो एज इट इज है, ठीक है, Cl माइनस जो है वो इनिशियली भी 10 था, फाइनली भी 10 ही है, ठीक है, लेकिन एसेंशियली हुआ क्या है कि आपने एक H प्लस को एक Na प्लस से सब्स्टिट्यूट किया, ये सुनो, ठीक है, आपने एक H प्लस को एक Na प्लस से सब्स्टिट्यूट किया, चेक करो, हाँ ना, ठीक है, आपने एक H प्लस को एक Na प्लस से सब्स्टिट्यूट किया, एंड ऑब्वियसली अगर आप रिएक्शन कंटिन्यू करते जाओगे, ठीक है, तो यही होगा कि आपका Cl माइनस जो है वो तो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आपके पास H प्लस एंड Na प्लस, ठीक है, इनिशियली 10 था, इनिशियली 0 था, फिर 9 एंड देन 1, ठीक है, फिर 8 एंड देन 2, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 7 एंड देन 3 एंड सो ऑन। अगर आप टोटल कैटायन देखोगे, टोटल कैटायन या टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आपके पास हमेशा कितना है, 10 है, ये सुनो, ठीक है, आपके पास टोटल चार्ज हमेशा जो है वो 10 है,
बट हर बार क्या होते जा रहा है कि आप H प्लस को सब्सटीट्यूट करते जा रहे हो विथ Na प्लस, ये सुनो, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर जो कैटायन है वो चीज जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आप H प्लस को जो है उसको चेंज करते जा रहे हो सोडियम में। नाउ कंडक्शन कैसे चेंज होगा, वी जस्ट मेंशन विच इज द बेस्ट कंडक्टर, वी जस्ट मेंशन विच इज द बेस्ट कंडक्टर, हमने जस्ट यहाँ पे मेंशन किया कि H प्लस जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। तो अगर आप H प्लस को सब्सटीट्यूट कर रहे हो विथ Na प्लस, तो इसका मतलब कंडक्शन जो है वो बेटर होगा या वर्स होगा, करेक्ट, कंडक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो यानी कि जब तक आपके पास HCl प्रेजेंट है, ठीक है, तब तक आपका कंडक्शन जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज इन दिस केस ईच H प्लस इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिप्लेस्ड बाय Na प्लस, ठीक है, एंड बिकॉज Na प्लस इज नॉट एन एज गुड कंडक्टर एज H प्लस, तो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है। इनिशियली आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली H प्लस को Na प्लस से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नाउ व्हेन ऑल द H प्लस हैज बीन कंज्यूम्ड, ठीक है, व्हेन ऑल द H प्लस हैज बीन कंज्यूम्ड, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सॉल्यूशन में व्हेन ऑल द H प्लस हैज बीन कंज्यूम्ड, ठीक है, तो उस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन में क्या क्या आयंस प्रेजेंट होंगे बताओ, खुद से सोच के बताओ। करेक्ट, तो उस केस में इसमें प्रेजेंट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस जो है वो 10 प्रेजेंट होगा, Cl माइनस जो है वो भी 10 प्रेजेंट होगा, ये सुनो, ठीक है। नाउ इफ आई स्टिल कंटिन्यू एडिंग NaOH, ठीक है, इफ आई स्टिल कंटिन्यू एडिंग NaOH, तो अब क्या होगा, अब अगर सपोज करो कि मैंने 1 ऑफ NaOH जो है वो ऐड किया है, ठीक है, रिएक्शन हैज रीच्ड इट्स इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू ऐड NaOH। तो अब यानी कि क्या होगा कि आपके पास 1 मोर Na प्लस आ गया एंड 1 मोर OH माइनस आ गया, ठीक है। सो अब अगर आप नंबर ऑफ आयंस देखोगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसा लो, ठीक है, क्योंकि अब तो और न्यूट्रलाइज होने के लिए कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो अब अगर आप और कंटिन्यूअसली बेस ऐड करते जा रहे हो, यानी कि अब जो है कंटिन्यूअसली आप और आयंस ऐड करोगे Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है, एंड इफ द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज देन इन दैट केस कंडक्टिविटी शुड आल्सो, करेक्ट, कंडक्टिविटी शुड आल्सो इंक्रीज। सो अब इसका कंडक्टिविटी जो है वो कुछ इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। लुक एट इट वंस अगेन, ग्राफ का स्लोप का या ग्राफ ग्राफ का डायरेक्शन का रीजन क्या क्या है, ठीक है। इनिशियली द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इनिशियली द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, वाई, क्योंकि आप सिंपली H प्लस को Na प्लस से जो है सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ठीक है, यू आर एक्सचेंजिंग अ हायर क्वालिटी फॉर अ लोअर क्वालिटी, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ में द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, वाई, बताओ, आप खुद से बताओ, सेकेंड हाफ में द ग्राफ इज इंक्रीजिंग बिकॉज, करेक्ट, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस जो है दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आप पहले ये वाला ग्राफ बना लो, आप चाहे तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, एंटायरली अप टू यू, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं इसमें लिख देता हूं, इन द फर्स्ट हाफ, इन द फर्स्ट हाफ graph decreases as H plus is being substituted, is being substituted by cation of lesser conductivity, ठीक है। in second half graph increases as, in second half graph increases as more ions are added, ठीक है, देख लो।
फर्स्ट वाले हाफ में या सेकंड वाले हाफ में आप बोल रहे हो? फर्स्ट वाले हाफ में देखो, फर्स्ट वाले हाफ में आपके पास इनिशियल आयंस इतने थे, ठीक है, 10 कैटायन एंड 10 एनायन, ठीक है। जब आपने 1 ऑफ NaOH ऐड किया, ठीक है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, आपने 1 ऑफ NaOH ऐड किया, ठीक है, तो Na और Cl- तो वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और अगर वो रिएक्ट करेगा भी तो भी वो वापस से सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा या वापस से आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। सिर्फ रिएक्ट एसेंशियली क्या करेगा, H प्लस एंड OH माइनस रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो 10 H प्लस में से एक H प्लस जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, OH माइनस कंज्यूम्ड, एक H प्लस जो है वो कंज्यूम्ड। लेकिन आपने एक Na प्लस ऐड किया है, ठीक है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया कि आपका यहाँ पे 10 Cl माइनस जो है वो एज इट इज, ठीक है, 9 H प्लस एज इट इज, सिर्फ एक H प्लस की जगह एक Na प्लस जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ, तो इवन नाउ यू हैव 10 कैटायंस, ठीक है, एंड यू हैव 10 एनायंस, इसलिए नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम रहता है, ठीक है। सो देयर आर ऑब्वियसली मोर ग्राफ्स, ये जो है ये हमने इन पर्टिकुलर डिस्कस किया ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, दिस वन इन पर्टिकुलर वाज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ऑब्वियसली इसके चार पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया, ठीक है, देन दैट्स